जी बच्चे, आज हमने जो है वो स्केलेटन स्टार्ट करना है। एंडोस्केलेटन का रोल देखना है। कल हमने पढ़ा था एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और उसके अलावा हमने जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी देखा था कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो गिव द रोल ऑफ स्केलेटन इन मिनरल होम्योस्टेसिस एंड ब्लड सेल प्रोडक्शन। यानी स्केलेटन का क्या रोल है हमारी बॉडी के नमकियात की अमाउंट को बैलेंस रखने के लिए और उसके अलावा ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मिनरल होम्योस्टेसिस में इसका ये फंक्शन है कि बोन सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम। के बोन्स के अंदर जो है वो कैल्शियम पाई जाती है, फॉस्फोरस पाई जाती है, सोडियम पाई जाती है और पोटेशियम भी पाई जाती है। थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोन कैन रिलीज और टेक अप द मिनरल्स टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। और जब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एक प्रोसेस जब चल रहा होता है और उसका प्रोडक्ट जो है वो एक हमारी मर्जी के मुताबिक बन जाता है, तो खुद से जो है वो बॉडी उस प्रोसेस को जो है वो बंद कर देती है, क्योंकि मजीद उस प्रोडक्ट के बनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। के पहले जो है वो हमारी बॉडी में प्रोसेसेस के थ्रू ये मिनरल्स बन रहे थे, और बाद में जब वो मिनरल्स जो है वो बन गए तो वो प्रोसेस जो है वो बॉडी के कहने से खुद ही बंद हो गया। तो इस तरह जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, और बोन्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती हैं, यानी कि अपने इंटरनल बैलेंस को मेंटेन कर सकती हैं। उसके बाद रोल इन ब्लड सेल प्रोटेक्शन के रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। बोन का अंदर का जो गूदा होता है जिसको आप लोग मिल्क कहते हैं, उसके अंदर जो है वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। रेड ब्लड सेल्स भी बन रहे होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी बन रहे होते हैं। ठीक है। और रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर काम करते हैं, यानी कि ये तमाम ऑर्गन्स के दरमियान जो है वो राबता कायम करते हैं, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो राइट द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के कोई से चार जो हैं आपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखने हैं। सबसे पहले तो स्केलेटन जो है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, मसल्स को एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मिल जाता है स्केलेटन के होने से, यानी बोन्स के साथ मसल्स को जो है वो चिपकने की जगह मिल जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो स्केलेटन है वो आपकी बॉडी को एक शेप भी प्रोवाइड करता है, एक ना उसकी जिसामत बॉडी की ठीक रहती है। दूसरा है प्रोटेक्शन। के बोन्स जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है जो, और हमारे जो लंग्स है। ठीक है, हमारा दिल और हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे रिब केज के अंदर, हमारी पसलियों के अंदर बंद हुए होते हैं। और पसलियां किससे मिलके बनी होती हैं? वो बोन्स से ही मिलके बनी होती हैं। उसके अलावा मूवमेंट पे हेल्प करते हैं। मूवमेंट का मतलब है कि जब हमारी बोन्स के साथ मसल्स अटैच हुए होते हैं तो जैसे जैसे मसल्स जो है वो मूव करते हैं, हमारी बोन्स भी उसी साइड पे मूव करने लग जाती हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाती हैं, कि रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारे बोन मैरो के अंदर बनती हैं, और ये रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये एज अ कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन करती हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म के दरमियान तमाम ऑर्गन्स के दरमियान जो है वो राब्ता कायम करने में मदद देते हैं। उसके बाद है कि विच काइंड ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन फॉर्मेशन एंड राइट इट्स फोर फंक्शंस। के बोन के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से सेल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं? तो वो तीन तरह के सेल्स हैं। नंबर वन है बोन फॉर्मिंग सेल, जिन्होंने बोन बनानी होती है, उसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। फिर होता है मेच्योर बोन सेल जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। और उसके बाद बोन डिसॉल्विंग सेल्स, यानी कि हड्डियों को जो है वो दोबारा से चूरा चूरा कर देने वाले सेल्स जो हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये तीन जो सेल्स हैं ये बोन्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है कि फंक्शन इनके बताने हैं तीनों के देखिए ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स आर द मेच्योर बोन सेल्स एंड द ऑस्टियोक्लास्ट आर द बोन डिसॉल्विंग सेल्स। फंक्शन इसका क्या है कि अर्ली इन डेवलपमेंट व्हेन द बोन इज रिप्लेसिंग कार्टिलेज। देखिए कि जब हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है, आपको पता है कि छोटे बच्चों की हड्डियां कितनी नरम होती हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां जो जी। है वो पूरी तरह बोन्स पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि वो कार्टिलेज पर मुश्तमिल होती है, नरम हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनकी हड्डियां जो है वो सख्त होती जाती हैं।
इसकी क्या रीजन है कि देखें, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर जो है वो टोटल 300 बोन्स होती हैं जब बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन उनके बड़े होने तक जो है वो बोन्स जो है वो 206 रह जाती हैं, कि वही जो कार्टिलेज होता है वो आपस में मिल मिलकर तो सख्त हो जाता है, और बोन्स की फिर टोटल तादाद भी जो है वो कम हो जाती है। तो बोन कार्टिलेज जो है वो वो डिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, और बाय द बोन डिजॉल्विंग सेल यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो उसको जो है कार्टिलेज को डिजॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस इट इनटू द बोन, और उसके बाद बोन फॉर्मिंग सेल्स का काम आता है कि वो क्या करते हैं कि वो जो ऑस्टियोक्लास्ट ने बोन सेल्स को जो है वो चूरा मूरा कर दिया था उसका, यानी कि उसको खत्म कर दिया था कार्टिलेज को, उसकी जगह जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट जो है उन्होंने नई बोन्स बनानी शुरू कर दी। उसके बाद जो है वो बाद में बोन सेल्स जब बड़े होते जाते हैं तो वो ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, यानी कि मेच्योर बोन सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। कंपैक्ट बोन यानी कि सख्त बोन, और स्पॉन्जी बोन भुरभुरी सी, ठीक है, जो कि जिस जिस तरह आप नमक का कोई क्रिस्टल देखे, ढेला सा देखें, वो भुरभुरा होता है ना, हाथ में थोड़ा सा उसको मसले तो वो भुर जाता है। जी। तो उसी तरह की जो स्पॉन्जी बोन भी जो है वो ऐसी बोन होती है जिसके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, और कंपैक्ट बोन जो है वो बिल्कुल सख्त होती है, रिजिड होती है। तो कंपैक्ट बोन इट इज फॉर्म्स ऑन द आउटर शेल ऑफ द बोन। कभी आप हड्डी हड्डी आपने कभी देखी हो मुर्गी की, चाहे देख ले लेग पीस, तो उसका बाहर वाला जो हिस्सा है वो सख्त होता है, यानी कंपैक्ट बोन होती है। लेकिन बोन को अंदर से काट के देखें तो उसके अंदर सुराख सुराख नहीं होते, जी। यानी बोन का जो बाहर वाला पार्ट है वो कंपैक्ट बोन है, और अंदर वाला पार्ट क्या है, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी। जी। Compact bone is found on the outer surface of the bone and it is dense and strong, के वो जो बाहर वाला हिस्सा है वो जरा मोटा है और सख्त है। और इट प्रोवाइड साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, और बाहर वाला जो बोन का हिस्सा होता है इसके साथ आकर मसल्स अटैच होते हैं। उसके बाद होता है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द बोन। बोन के अंदर वाले हिस्से को जो है वो स्पॉन्जी बोन कहते हैं। इट इज लाइट, ये हल्की होती है, रिच इन द ब्लड कैपिलरीज, हल्की है, और इसके अंदर जो है वो ब्लड कैपिलरीज का बहुत ज्यादा नेटवर्क है, और बहुत ज्यादा सुराख वाला है, ये हाईली पोरस है। द कैविटीज ऑफ द स्पॉन्जी बोन कंटेन बोन मैरो। जो स्पॉन्जी बोन के अंदर खाली जगह होती हैं उसके अंदर हड्डियों का गूदा जमा हुआ होता है, मिक जमा हुई होती है, बोन मैरो, ठीक है। द बोन सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, और इस बोन मैरो की क्या इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर तमाम किस्म के जो बोन सेल्स हैं वो बन रहे होते हैं। डिफाइन बोन एंड राइट द नेम्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद द बोन। ठीक है, बोन की आपने जो है वो पहले डेफिनेशन करनी है कि रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, बड़ा सख्त किस्म का टिश्यू है जो कि हर किस्म के ऑर्गन के साथ राबता कायम करने में मदद दे रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। इसके अंदर जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं जो इसके अंदर धंसे हुए होते हैं। और जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है जिसके अंदर सेल्स धंसे हुए हैं, वो मैट्रिक्स जो है वो एक प्रोटीन का बना हुआ है जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद द बोन। बोन्स के साथ तीन तरह के सेल्स एसोसिएटेड होते हैं। एक बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जिनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। दूसरा मेच्योर बोन सेल्स होते हैं जिनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और उसके बाद बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं जिनको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। लास्ट। उसके बाद है व्हाट इज कार्टिलेज, गिव इट्स टाइप्स, के कार्टिलेज से क्या मुराद है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। कार्टिलेज जो है ये बोन्स की निस्बत जो है ये जरा नरम होता है, ठीक है। तो द कार्टिलेज इज द फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज मच सॉफ्टर देन द बोन। कि कार्टिलेज भी बोन्स की तरह है तो कनेक्टिव टिश्यू है, बाकी ऑर्गन्स के दरमियान भी राब्ता कायम करने में मदद देता है, लेकिन ये जो है ये बोन्स की निस्बत जो है ये जरा नरम होता है। और उसके बाद क्या है, द इट कंसिस्ट ऑफ इट कवर्स द एंड ऑफ द बोन्स एट जॉइंट्स। और जहाँ पे आपकी बोन्स खत्म होती हैं वहां पे कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे देखें कि हमारा ये जो टांग की लंबी हड्डी होती है, ठीक है, ये अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं
ये हमारी टांग की जो लंबी हड्डी है, इसके ऊपर लिखा क्यों नहीं जा रहा जी। ये टांग की जो लंबी हड्डी है, ये जहां पे आके खत्म होती है ना, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल खत्म हुई है, तो यहाँ पे एक कार्टिलेज का टुकड़ा प्रेजेंट होगा। कि जहाँ पे एक बोन खत्म होती है वहां पे आके कार्टिलेज का एक पीस अटैच हुआ होता है, ताकि इसके साथ आके जब अगली बोन अटैच करती है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बोन को प्रोवाइड करता है। बोन जो है वो फिर इजीली मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। समझ आई है बात की? यस जी। मैम। उसके बाद है कि एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स द फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ द नोज। और आपके नाक की जो हड्डी है ये भी कार्टिलेज की बनी हुई है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। और एक्सटर्नल ईयर और आपके कान के बाहर की हड्डी ये भी कार्टिलेज की बनी हुई है। इस बाहर की हड्डी को कहते हैं पिन्ना, PINNAE, पिन्ना। ठीक है। तो जी। ये जो पिन्ना है ये क्या करती है, ये भी कार्टिलेज की बनी हुई है, तभी ये इलास्टिक भी होती है। द लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। और कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो उसके बाद जो है वो टाइप्स कौन कौन सी है कार्टिलेज की, दो तरह की टाइप्स हैं। एक है ह्यालिन कार्टिलेज और दूसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। ये दो टाइप्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यालिन एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ह्यालिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज का डिफरेंस क्या है? ह्यालिन कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी। कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा तादाद जिस कार्टिलेज की है उसको ह्यालिन कार्टिलेज कहते हैं। ह्यालिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द मूवेबल जॉइंट्स। और आपके जो जो जोड़ जो हैं वो हरकत कर रहे होते हैं उनके अंदर ह्यालिन कार्टिलेज ही होता है। उसके बाद है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज हैज द मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसके अंदर लंबे लंबे ऐसे धागे नुमा फाइबर्स मौजूद होते हैं जिनको कहते हैं कोलेजन फाइबर्स। बच्चे आपको आवाज आ रही है मेरी? बच्चे आपको आवाज आ रही है? बेटा आपका रिस्पांस नहीं आ रहा। हिना आपको आवाज आ रही? जी बच्चे आपको आवाज आ रही है मेरी? जी यस अब मैम। आई। कहाँ तक आपने लास्ट टाइम सुना था? इलास्टिक कार्टिलेज शुरू किया था। जी। इलास्टिक कार्टिलेज का मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो है वो कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स होते हैं, यानी लंबे लंबे धागानुमा बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरह की जो लंबी लंबी लाइंस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो कि कोलेजन की बनी होती हैं। द इलास्टिक कार्टिलेज फॉर्म्स द एक्सटर्नल पिन्ना। और इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये आपके कान की बाहर वाली हड्डी में प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा आपके एपिग्लॉटिस में। एपिग्लॉटिस किसको कहते हैं? कि आपकी खुराक की नाली के ऊपर या आपकी सांस की नाली के ऊपर जो है वो एक ढक्कन सा प्रेजेंट होता है। कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो सांस की नाली के ऊपर वाली वो लिड जो है वो बंद हो जाती है, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है। जी। आपकी सांस की नाली के ऊपर ऐसे ढक्कनुमा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। उसके बाद जो है वो आता है हाउ लोकोमोशन टेक्स प्लेस इन कॉकरोच। कि कॉकरोच जो है वो किस तरह से चलता फिरता है। कि द मोड ऑफ लोकोमोशन इन द कॉकरोच इज वेरी स्विफ्ट। बड़ी तेजी से जो है वो कॉकरोच की बॉडी जो है वो मूव करती है, स्विफ्ट वॉकिंग। एंड इट ऑल्सो टेक्स द फ्लाइट बाय विंग्स। के या तो कॉकरोच जो है वो उड़ता है या बहुत तेजी तेजी से जो है वो चलता है। इन वॉकिंग जब मूव कर रहा होता है कॉकरोच तो क्या होता है कि the legs are used on one side and the foreleg is pulled the body forward and the hind leg pushes it in the सेम डायरेक्शन। देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये एक कॉकरोच की बॉडी है,
ये इसका हेड है, ये इसका थोरेक्स है दरमियान वाला, और ये इसका जो है वो एब्डोमेन है कॉकरोच का। ठीक है। तो इसके जो थोरेक्स वाला रीजन होता है, इसके साथ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स अटैच हुए होते हैं। 3 लेग्स जो हैं वो इस साइड पे हैं कॉकरोच के, और 3 लेग्स जो हैं वो इस साइड पे होती हैं ऐसे, ऐसे। ये देखें, तो देखें कि अगर फ्रंट वाली लेग्स और बैक वाली लेग्स इकट्ठे आगे मूव करती हैं, 4 लेग्स और हाइंड लेग्स। ये फ्रंट वाली लेग्स को कहते हैं 4 लेग्स, ये सबसे पीछे वाली लेग्स को कहते हैं हाइंड लेग्स। ये दोनों जो है वो इकट्ठी आगे जाती हैं। जैसे पहले 4 लेग्स आगे जाएंगी तो हाइंड लेग्स भी उसी डायरेक्शन में साथ ही आगे चली जाती हैं। जैसे ये दोनों आगे जाती हैं तो ये जो दरमियान वाली है, ये सिर्फ जो है वो एक प्रॉब की तरह, एक समझे कि कठपुतली की तरह ही काम कर रही होती है। यानी जिस डायरेक्शन में 4 लेग्स और हाइंड लेग्स जाएंगी, तो मिडल लेग्स ने जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और एंड पे इन्होंने भी उसी साइड पे जो है वो चलते जाना है, जिस साइड पे 4 लेग्स और हाइंड लेग्स चल रही हैं। तो इस तरह जो है वो सेम डायरेक्शन में बड़ी तेजी तेजी से जो है वो कॉकरोच मूव कर रहा होता है। द मिडल लेग ऑफ द ऑपोजिट साइड एक्ट्स एज द प्रॉप। यानी जो मिडल लेग्स हैं वो कठपुतली की तरह काम कर रही होती हैं, जिस साइड पे इन दोनों लेग्स ने जाना है उसी तरह इन्होंने जाना है। In the meantime, the remaining 3 legs begin to move together and the process is repeated. पहले इस साइड की जो 4 लेग्स और हाइंड लेग्स है पहले आगे जाती हैं, तो फिर मिडल लेग आगे जाती है, फिर साथ ही ये वाली 4 लेग और हाइंड लेग आगे जाती है, तो साथ ही ये मिडल लेग भी आगे जाती है। तो इस तरह तेजी तेजी से जो है वो कॉकरोच आगे की तरफ मूव करता जाता है। राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोक्यूटिकल, कि प्रोक्यूटिकल जो है वो किस किस चीज की बनी होती है बेटा। प्रोक्यूटिकल जो है ना वो एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। प्रो क्यूटिकल जो है, वो क्यूटिकल का मतलब है कि बॉडी की जो स्किन होती है उसके बाहर वाली वो लेयर जिसने आगे जाके नया एक्सोस्केलेटन बनाना होता है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है कि वो काइटिन की बनी होती है, और जो कि टफ होता है, सख्त होता है, लेदरी, लेदर की तरह की उसकी सरफेस होती है। और पोलीसेक्राइड्स का बना हुआ होता है। पोलीसेक्राइड का मतलब है स्टार्च या सेलुलोज वगैरह की उसमें कंसंट्रेशन होती है। एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, और काफी तरह की प्रोटीन्स भी जो हैं वो उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बच्चे, इतने ही क्वेश्चंस आपने सुबह के लिए याद करने हैं। और कल टेस्ट नहीं करना?